जय हिंद सभी को। और आज मेरा ये ज्योग्राफ़ी का पहला वीडियो है जिसमें मैं ज्योग्राफ़ी को थोड़ा सा पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें भारत का आकार, भारत की स्थिति और थोड़ा सा भारत की जो व्यवस्था है उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, वो व्यवस्था भारत की कैसी है। तो आज हम भारत की इस व्यवस्था के बारे में हम जिक्र करेंगे, थोड़ा सारा चर्चा करेंगे कि भारत का जो भूगोल है उसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है और भारत का जो उसकी जो सीमा रेखा है वो किन किन देशों से ज़्यादा लगती है और किन किन देश उसके पड़ोसी देश हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने ये वाइट बोर्ड पर एक ग्लोब बनाया है, तो ये ग्लोब है, इसे हम भारत का ही नहीं दुनिया का ग्लोब कहते हैं। और इसमें भारत की क्या स्थिति है वो इसमें दर्शाने की मैंने कोशिश की है और मैं करूँगा भी। इसमें थोड़ा आप देखेंगे थोड़ा सारा आगे की तरफ तो ये ग्लोब जिसकी एक पृष्ठभूमि रही है, एक इसका अपना भी एक इतिहास रहा है। भारत के ग्लोब के बारे में कुछ ऐसा जोग्राफर्स कहते हैं, लाप्लास, निहारिका, ये कुछ ऐसी थ्योरी हैं, या जो वर्स्टन हैं, या जो ग्लैडस्टोन जर्मनी के भूगोलवेत्ता हैं, वो क्या कहते हैं इस मसले पर। वो कहते हैं कि सबसे पहले इस दुनिया में अगर किसी ने कोई नक्शा बनाया है किसी देश का, तो वो नक्शा है अरब के लोगों का, यानी सऊदी अरब के लोग हैं जिन्होंने इस दुनिया के नक्शे को 11वीं सदी में बनाया है। कहते हैं कि सऊदी अरब एकमात्र ऐसा कंट्री है जो दुनिया में हर चीज़ का एक नक्शे का एक डायमेंशन सेट करता है। उदाहरण के तौर पे हम देखें तो कि ग्लोब, यानी 11वीं सदी में जब सऊदी अरब के यात्री इंडिया में आए, उस ज़माने में इंडिया को आर्यभट्ट के रूप में कहते थे, देखते थे। जब वो लोग इंडिया में आए तो उन्होंने उसका एक स्ट्रक्चर बनाया। तो एक बहुत बड़े एक सऊदी अरब के एक महान वैज्ञानिक का नाम था, जिनका नाम था अल इदरीशी। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने उस नक्शे को बनाया अल इदरीशी ने, और उसको नक्शे को बनाया और उसमें वो दुनिया के जो एक भूखंड थे जिन्हें कहते हैं भूमि, या उनके एक उसके फ्रैक्शन थे ज्योग्राफी के, यानी जो भूमि के होते हैं, तो उन्होंने वो दुनिया घूमी। सऊदी अरब के लोग जब वो दुनिया घूमे तो उन्होंने उसको नक्शे पर दर्शा दिया। लेकिन बाद में जब एक यूनान का बहुत महान वैज्ञानिक जिसका नाम था अनेक्सिमेंडर, उसने क्या किया, उसने पूरी दुनिया का एक ग्लोब बनाया और पूरी दुनिया के ग्लोब पर यानी धरती को, यानी उत्तर अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को उन्हें दर्शाया। लेकिन कहीं दूर तक किसी नक्शे पर इंडिया नहीं था, यानी इस भूगोल की किसी भी आकृति पर, यानी जो ग्लोब है इस पर कहीं पर भी भारत को नहीं दर्शाया गया था। जबकि उत्तरी और दक्षिणी, यानी उत्तरी एशिया और दक्षिणी एशिया, यानी दक्षिणी गोलार्ध के रूप में, यानी उत्तरी गोलार्ध के रूप में और दक्षिणी गोलार्ध के रूप में, इस तरह से इसको दर्शाया था। दो भूखंड थे ये, इसे हम कहते थे, एक ऊपर वाले को कहते थे हम यूरेशिया और इसे कहते थे हम साउथ ईस्ट एशिया, यानी इस वाले हिस्से को कहते थे हम लोग। तो इसका अंगारा भूमि के नाम से था और इसका गोंडवाना भूमि के नाम से था। दोनों के दो फ्रैक्शन थे। लेकिन 1792 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एन बिले। तो एन बिले ने क्या करा, एन बिले ने 1792 में भारत को दर्शाया दुनिया के नक्शे पर। यानी कि अब हम देख सकते हैं कि ये जो ग्लोब है, इस ग्लोब में जो लंबी रेखाएं होती हैं वो होती हैं देशांतर, यानी जो उत्तर से लेकर और दक्षिण तक की रेखाएं होती हैं वो देशांतर होती हैं, और जो पूरब से लेकर पश्चिम की रेखाएं होती हैं जो लेटी हुई जैसे दिखाई दे रही है आपको लेटी हुई रेखा, तो ये हमारी अक्षांश होती हैं। तो अक्षांश और देशांतर ये डिसाइड करते हैं कि किसी देश का टाइम जोन कितना है। यानी इस पूरे ग्लोब को हमने, यानी इस पूरे जोग्राफर्स की कम्युनिटी ने इसको 360 डिग्री के कोण पर पूरी पृथ्वी को माप लिया। और 360 डिग्री के कोण पर जब इसको पूरी पृथ्वी को मापा, तो मापने के बाद इस पर यानी 180 डिग्री ऊपर का हो गया और 180 डिग्री नीचे का हो गया। कहते हैं पूरा कोण जब बनाओगे आप, ये 90 का, ये 90 का, ये 90 का और ये 90 का, इस तरह से ये 4 कोण बने। और 4 कोण यानी 9 चौक 36, यानी 360 डिग्री की पूरी एक आकृति बनाएगी पृथ्वी की। उसके बाद फिर इस एरिया पर कहते हैं कि जब एक पैलियोजोइक युग था,
पैलियोजोइक युग में तो पृथ्वी के 2 टुकड़े हो गए थे, एक आर्कियन युग और एक प्रीकैम्बियन युग। तो आर्कियन युग में जो एक आर्क यानी कहते हैं कि चट्टानें बनी, यानी भूमि की चट्टानें बनी, गरम गरम दक्कन ट्रैप, लावा निकला उनमें से, और एक बनी एक प्रीकैम्बियन युग, यानी उसमें से जो भूमि के टुकड़े हुए, जैसे विक्षोभ आता है, भूकंप आता है, तो उसकी वजह से पृथ्वी हिलने लगती है। जब हिलने लगती है तो उसके अंदर फ्रैक्शन और टुकड़े उसके होने लगते हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है। जैसे कि एक पत्थर लिया आपने और एक पत्थर को आपने क्या करा, उसको तोड़ दिया। अब जब वो टूट गया तो उसके पत्थर के बहुत सारे टुकड़े हो गए। ठीक ऐसे ही जब इस पृथ्वी पर एक बल लगा, एक फोर्स लगा, फोर्स किसे कहते हैं, यानी भूकंप या किसी का हलचला या कोई ऐसा तूफान जिसकी वजह से पृथ्वी हिली हो, तो उसकी वजह से आसपास का जो एक एरिया होता है वो हिल जाता है। जब वो हिल जाता है तो वो उसके टुकड़े हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि जब भूकंप आता है तो मकान गिरने लगते हैं, टूटने लगते हैं, आसपास के एरिया में दीवारें गिर जाती हैं, ज़मीन बीच में से फट जाती है, सड़कों में से, नदियों में से, सड़कों में से एक पानी आ जाता है और नदियों का पानी ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं कि उसे हम एक जैसे कि सुनामी भी कह सकते हैं उसको। तो ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ये साउथ हेमिस्फीयर है। नॉर्थ हेमिस्फीयर में हम लोग देखेंगे कि ये साउथ का पोल है और ये नॉर्थ का पोल है, और ये ईस्ट और ये वेस्ट है। तो जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है, जो ऊपर वाला जो एक एरिया है, उसे कहते हैं हम उसे कहते हैं हम आर्कटिक वृत्त, और इसे कहते हैं हम अंटार्कटिका, यानी इसे बोलेंगे अंटार्कटिका और उसको बोलेंगे हम आर्कटिक वृत्त। अब आर्कटिक का मतलब ये होता है आर्क यानी कि जो चीज़ें आग से बनी हों, जो चीज़ें आग से बनी हों उनको हम आर्क बोलते हैं। आग से बनी हों तो उनको हम आग बोलेंगे। यानी अब जैसे ही पृथ्वी आप देखेंगे, इस हलचल जो होगी वो इसके नीचे होगी, यानी ये पृथ्वी है और पृथ्वी पर आप जानते हैं अपार्थ इसका संबंध मिट्टी से होता है। अब इसके अंदर 3 तरह की प्लेटें पाई जाती हैं। वो 3 तरह की प्लेटें हम देखते हैं, एक तो होती है अभिसारी, एक होती है अपसारी, एक और होती है संरक्षी। तो ये जो प्लेटें 3 तरह की इसमें पृथ्वी में पाई जाती हैं, ये तब इनके अंदर हलचल होती है जब कोई विक्षोभ आता है, यानी कोई ऐसी आपदा, डिजास्टर, प्राकृतिक डिजास्टर जिसे बोलते हैं हम लोग, जब वो आती है तभी प्लेटें हिलने लगती हैं, जिसकी वजह से ये जो ऊपर का एक हिस्सा है वो अलग हो जाता है और नीचे का हिस्सा अलग हो जाता है, और कुछ समय के पश्चात कुछ ऐसा होता है कि इसमें से लावा निकलने लगता है। पृथ्वी में से चट्टानें जो होती हैं 3 तरह की होती है ना, यानी कि उसकी जो प्लेटें होती हैं, और चट्टानें एक तो होती है अपसादी, एक होती है रूपांतरित और एक होती है कायांतरित, यानी रूपांतरित, अपसादी, और इन्हें हम कहते हैं सेडिमेंट्री और मेटाफोरिक, और एक और हैं, ये 3 तरह की चट्टानें पाई जाती हैं। अपसादी चट्टान, कायांतरित यानी रूपांतरित चट्टान, और एक और होती है। ये 3 तरह की चट्टानें होती हैं। तीसरी चट्टान कौन सी होती है वो मुझे आप बता दें, मैं भी सीख लूँ आपसे। तो उसके बाद फिर हम देखेंगे ये जो हिस्सा देश हमारा है भारत, इसकी क्या स्थिति है ग्लोब में। भाई दुनिया की सारे नक्शे बने तो इसको भारत का जो हिस्सा बना ग्लोब पर वो कौन सा बना। हम देखेंगे कि जो ये जो हिस्सा बना हमारा भारत, कहते हैं कि जब अफ्रीका महाद्वीप था तो ये अफ्रीका महाद्वीप का एक हिस्सा था, लेकिन जब अफ्रीका महाद्वीप में जो मेडागास्कर, मालागासी वहाँ का हिस्सा था, लेकिन धीरे 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 लाखों करोड़ों साल के बाद इसके अंदर एक एनफोर्समेंट लगा। एनफोर्समेंट का मतलब होता है कि एक वलन लगा, यानी पुनर्वलन भी कह सकते हैं उसको हम, और धीरे धीरे ये ऐसे फार एंड वाइड ये दूर दूर तक जाता रहा। जब ये दूर दूर तक जाता रहा तो एक समय ऐसा आया कि ये उत्तर और पूरब की तरफ चला गया कंडीशन में भारत, यानी पहले नीचे का हिस्सा था अफ्रीका महाद्वीप पे, इस वाले पोल का, और उसके बाद ये हिस्सा उत्तर पूरब की तरफ पहुंचा, यानी भारत की जो स्थिति बोली वो हुई उत्तर और पूरब की तरफ। ये भारत की जो स्थिति हुई ऊपर की तरफ। ठीक। दूसरी बात, अक्षांश को हम लेटीट्यूड बोलते हैं इंग्लिश में, और देशांतर को हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। भारत की जो स्थिति है वो चतुष्कोणीय आकृति है, यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। कैसे? उत्तर की तरफ दिल्ली, साउथ की तरफ
हम देखेंगे दिल्ली, इधर मुंबई और साउथ की तरफ चेन्नई, इधर कोलकाता, यानी चतुष्कोणीय आकृति है भारत की। और 4 जगह से घिरा हुआ है ये देश। वो कैसे, वो देखो आप कैसे, यानी जो उत्तर का इसका एरिया है वो 37 डिग्री 6 मिनट है देशांतर पे, और 8 डिग्री 4 मिनट पे है साउथ पे, यानी ग्रेट निकोबार द्वीप समूह। हम कह सकते हैं कि कन्याकुमारी, और यानी कश्मीर से कन्याकुमारी। तो इसका जो पहला पॉइंट है वह है नॉर्थ, इसका है साउथ, और इसका है ईस्ट, और इसका है वेस्ट। तो ये है अक्षांश 68 डिग्री 7 मिनट पे, और यह है 97 डिग्री 25 पे। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे 68 और 97, दोनों को भाग कर देंगे तो 165 के आसपास आएगा, और 2 से भाग कर देंगे तो 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा आएगी, जो वो इस एरिया से गुजरेगी, यहाँ यूपी के इलाहाबाद और इलाहाबाद के नैनी ज़िले से गुजरेगी, जिसकी वजह से जो भारत का जो मानक टाइम जोन होगा, मानक टाइम वो सेट होगा, मानक टाइम सेट होगा पूरे देश का। क्योंकि भारत जो है, यानी जो अरुणाचल प्रदेश है, भारत की हम बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होगा, और गुजरात में सबसे बाद में छिपेगा, यानी 2 घंटे का अंतर है अरुणाचल से लेके और गुजरात तक का। और हम दुनिया में कहीं दिखेंगे तो गुजरात में, दुनिया में हम देखेंगे तो जापान में सबसे पहले सूर्योदय होगा, और फिर ब्रिटेन की तरफ वो हाइड होगा, वैसा कहा जाता है ज्योग्राफर्स के अंदर। उसके बाद फिर देखते हैं हम लोग, ये जो एक 37 डिग्री 6 मिनट देशांतर है, ये ऊपर वाला जो हमारा है वो एक नॉर्थ हेमिस्फीयर के रूप में जाना जाता है, जिसे हम कश्मीर और हिमालयन कहते हैं, शिवालिक, ट्रांस हिमालयन, बृहद हिमालयन, शिवालिक हिमालयन कहते हैं। और इधर हम कन्याकुमारी, और साथ यहाँ पर हम देखेंगे 7 द्वीप हैं यहाँ पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के, और द्वीप पर 1 2 3 4 5 6 7। तो ये तो 1 2 3 इसको निकाल दिया तो ये ग्रेट निकोबार द्वीप समूह हैं, यानी ऊपर अंडमान, और ये ऊपर अंडमान हो गया और नीचे निकोबार हो गया। तो दोनों को मिला के बना अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि टोटल ही पानी में है। इधर हम देखेंगे, इधर भारत की जो स्थिति है वो अरब सागर की है, अरब सी, ये पूरा भारत इधर की तरफ अरब सी में है, यानी गुजरात से लेके इस तरह। क्योंकि यहाँ पर एक तो देखो खंबात की खाड़ी है इधर, और एक नर्मदा नदी बहती है इधर, एक नर्मदा नदी है, एक साबरमती है, एक माही है, एक ताप्ती है। इधर एक तो है खंबात की खाड़ी जो गुजरात में है, और एक है कच्छ की खाड़ी। ये कच्छ की खाड़ी मैं आपको बता दूं, ये कच्छ की खाड़ी जो है गुजरात में पाई जाती है, दलदल है प्रीपेड, और एक है बंगाल की खाड़ी जो टोटली पानी में है। यानी ये कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी गुजरात में, और ये पूरा जो इधर का इलाका है, और ये पूरा इधर का जो इलाका है ये स्थलीय रूप में जाना जाता है। यानी इस टाइम जोन से इस टाइम जोन तक जो ऊपर का टोटली इलाका कहलाएगा ये वाला, इसे कहेंगे हम स्थलीय, यानी प्लेसहुड कंट्री। और जो नीचे की तरफ के जो कंट्री हैं इसको कहेंगे वाटर, यानी यहाँ टोटली पानी ही पानी है। इधर अरब सागर, और इधर बंगाल की खाड़ी, और नीचे हिंद महासागर, यानी 3 दिशाओं से घिरा हुआ देश है ये। साउथ में ये है इधर को लक्षद्वीप, और इधर को है नीचे को श्रीलंका। लक्षद्वीप एक ऐसा देश है जो टोटली पानी में है। और उसके बाद हम देखेंगे कि टोटल भारत की जो एक कम्युनिटी है वो कितनी है। टोटल भारत की जो है 7516.6, और टोटल यानी हम जलीय और स्थलीय और तटीय, यानी हम देखेंगे 15,716, यानी इसका मतलब ये हो गया जलीय, और एक हो गया स्थलीय जो स्थल पर पाई जाती है, और एक हो गया तटीय, यानी इन तीनों को मिलाकर मिलेगा हमारा 15,716 सेंटीमीटर किलोमीटर में, यानी इतनी डिफ्रेंशिएशन है भारत में। फिर उसके बाद हम देखते हैं भारत के जो पड़ोसी देश हमारे हैं वो कौन कौन से हैं। तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो हैं MBBS पीना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 55
45,441। तो इसका मतलब है एम का मतलब है म्यांमार 5 पड़ोसी राज्य हैं म्यांमार के, हमारे इंडिया के, यानी कि इंडिया के 5 राज्य हैं जो म्यांमार की सीमा से लगते हैं। फिर है भूटान, बी से भूटान, ये भी 5 राज्यों से मिलता है। फिर है बांग्लादेश, ये याद करने की एक ट्रिक है आपको बच्चों, और ये बांग्लादेश 4 राज्यों से मिलता है। और ये जो श्रीलंका है एस से, ये भी 5 राज्यों से मिलता है। यानी इसकी डिफ्रेंशिएशन है, यानी इसके पड़ोसी देश पर पड़ोसी राज्य हैं। पीछे होता है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान जो है हमारा वो 4 राज्यों से मिलता है। और नेपाल भी हमारा 4 राज्यों से मिलता है। और अफ़गानिस्तान हमारा ये जो है ये हमारा 1 राज्य से मिलता है, और वो है जम्मू कश्मीर। तो ऊपर को इंदिरा पॉइंट, और ये केबी, और ये गौर माता, ये इसके 4 बिंदु हैं। ये इंदिरा कॉल उत्तरी पॉइंट को कहते हैं, ये इंदिरा पॉइंट ये है हमारा नीचे का, और ये हमारा केबी, इसको केबी कहते हैं, इसे बालांगो भी कह सकते हैं हम लोग, और इसे गौर माता कहते हैं, यानी इतने डिग्री। अब ये देखते हैं कि ये क्या है। ये है 3214 किलोमीटर कश्मीर से कन्याकुमारी डिफरेंस, और यह है 2933 किलोमीटर डिफ्रेंशिएशन। अब आप देखिए, यहाँ तक हमने देखा, पड़ोसी राज्य देख लिए हमने, अक्षांश देख लिए, देशांतर देख लिए, एक इसका ओवरव्यू देख लिया पूरा हमने। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 7 देख लिए, 247 द्वीप अरब सागर में हैं, और 46 के आसपास अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हैं। छोटे छोटे द्वीप जो बने हुए हैं पानी के अंदर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और ये हमारे इधर को अरब सागर है, इस अरब सागर में भी 247 द्वीप हैं, छोटे मोटे लगा के, और यहाँ पर भी। तो इसलिए भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है, यानी महाद्वीप यानी उपमहाद्वीप, यानी छोटा एक महाद्वीप है भारत। क्यों? क्योंकि भारत के पड़ोसी राज्य कितने हैं, देखो मैंने आपको बताया 4 और 3 7 तो ये हो गए, एक इंडिया को लगा के, और लक्षद्वीप को मैंने लगाया नहीं क्योंकि लक्षद्वीप भी पड़ोसी राज्य है भारत का। बाकी सब आपके सामने मैंने लगा दी, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये इधर तक के। और अब हम देखेंगे, यानी द्वीपों को लगाकर, तटों को लगाकर उपमहाद्वीप की संज्ञा है भारत को। तो भारत में जो एक स्ट्रक्चर बना वो कैसा बना, हिमालय की रेंज में बना, ये वाला जो हम देख रहे हैं हिमालय रेंज। क्योंकि भारत का जो नक्शा था वो साउथ इंडिया का, वो एक इस आकार में नक्शा था भारत का, इस तरह से। ये भारत का नक्शा था साउथ इंडिया में, हम देखें इस तरह से, ये साउथ इंडिया पहले भारत ऐसा था। दक्कन प्लेट कहते थे भारत को हम, दक्कन प्लेट कहते थे भारत को। लेकिन ओल्डेस्ट प्लेट है भारत दुनिया की, ये वाली जो प्लेट है साउथ इंडिया की। लेकिन कुछ समय के पश्चात, यानी प्री पैलियोजोइक में, और पैलियोजोइक के युग के बाद जो सीनोजोइक और नियोजोइक युग आएगा, तो उसमें हिमालय पर्वत के अवशेष बनेंगे। हिमालय पर्वत यानी जो उत्तर भारत की तरफ है, वो जो 2400 किलोमीटर लंबा है, उसके अवशेष बनेंगे, और उसके टुकड़े हो गए, फ्रैक्शन हो गए, वो इकट्ठे होते रहेंगे। जैसे जैसे वो इकट्ठे होते रहेंगे, ठीक उसके ऊपर जैसे एक पत्थर पे दूसरा पत्थर पे तीसरा पत्थर पे चौथा पत्थर, एक लाइन बन जाती है। ठीक ऐसे ही एक लाइन बन जाएगी, और उसके बाद पूरा उत्तर भारत बनना शुरू हो जाएगा। तो ये था आज का ओवरव्यू जो मैंने बताया आपको। ये पूरा ग्लोब है, और इस ग्लोब को हम कहते हैं कि 23.5 उत्तरी अक्षांश कैसे झुका हुआ है ये। तो मैं आपको बता दूं कैसे झुका हुआ है ये। तो जैसे कि अगर हम इसको थोड़ा सा मूव कर दें, इधर थोड़ा सा ऐसे ले लें इसको, तो ये जो इतनी डिग्री हम देखेंगे, ये 23.5 यानी 23.5 उत्तरी अक्षांश, और ये इधर को 66.5। तो हम देखें तो इसको हम इस तरह से थोड़ा सा स्पेस बड़ा है इसका, ऐसे कर दें, और फिर इसको ऐसे कर दें, और फिर थोड़ा सा इसको बाहर निकाल दें इस तरह से, ये थोड़ा सा ऐसे निकाल दें, और उसके बाद एक रेखा से बना दें, और ये एक रेखा से बना दें, बन जाएगा ग्लोब। इसका मतलब ये है कि जो हमारी पृथ्वी है पूरी, ये वाली,
वो 23.5 उत्तरी अक्षांश पे झुकी हुई है इस तरह से, ये यानी ये सीधा ना होके ये टेढ़ा है इस तरह से। ये जो पृथ्वी हमारी ये टेढ़ी है, यानी 23.5 उत्तरी अक्षांश में झुकी हुई पृथ्वी है ये, ना कि एक स्टेबल है सीधी हो। तो इसीलिए हम कहते हैं कि पृथ्वी जो है एक 23.5 उत्तरी अक्षांश में झुकी हुई है, ये वाली, ये 23.5 और ये 66.5 मिला के हो जाता है 90। ये इधर का पूरा स्टेट है 90, क्योंकि हम देखेंगे जो सन का प्रकाश होता है, जैसे ये मान लीजिए सन है और ये सन का जो प्रकाश होता है ये सीधे, अगर सन उधर की तरफ है तो सन का जो प्रकाश आएगा वो कुछ फोटोन के रूप में आएगा, बंडल के रूप में आएगा। फोटोन कहते हैं यानी एक बंडल के रूप में प्रकाश आएगा, और पृथ्वी पर जब पड़ेगा तो पृथ्वी के एक हिस्से में प्रकाश पड़ेगा, ना कि सब पे पड़ेगा। जब एक हिस्से में प्रकाश पड़ेगा पृथ्वी के तो एक हिस्सा दिखाई नहीं देगा, और जिस हिस्से पर प्रकाश पड़ेगा पृथ्वी के वो एक स्टेबल पड़ेगा, सीधा पड़ेगा इस तरह से, इस तरह से। तो जो इधर के आसपास का जो एरिया होगा वो ठंडा होगा, और जो नीचे का आसपास का एरिया होगा वो और भी ठंडा होगा, क्योंकि प्रकाश जाएगा ही नहीं। क्योंकि जब सूर्य उत्तर की तरफ होगा तो जो ऊपर का जो प्रकाश होगा वो एक स्टेबल के रूप में आएगा, और जब सूर्य नीचे की तरफ एक उसकी स्थिति होगी शीत ऋतु में, तो उत्तर भारत ऑलरेडी पहले से ठंडा हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।